तो आज बेसिकली हमारा टॉपिक है मेजर, दैट इज फर्स्ट है एट्रिशन। एट्रिशन कैलकुलेशन कैसे करेंगे। ये कहीं ना कहीं हेड काउंट को भी वो करता है, मैथ को से रिलेट करता है। Someone is Mamta is joining, okay. तो नॉर्मली ये जो एट्रिशन है, एट्रिशन कैलकुलेशन, नॉर्मली जब आप एनुअल सैलरी बनाते हो तो आपको सबसे पहले आपको हेड काउंट रिकंसिलेशन करना होता है। हेड काउंट रिकंसिलेशन कि हेड काउंट कैसे, कितने मैन पावर आए, कितने ने ज्वाइन किया, कितने आपको छोड़ के चला गया, क्लोजिंग बैलेंस क्या है हेड काउंट का। जो किसी मंथ का क्लोजिंग बैलेंस होता है वो नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग बैलेंस होता है। ताकि ये सब नॉर्मली ऑडिट के टाइम में ये सब बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। हेड काउंट रिकंसिलेशन हमें देना होता है। तो ये इसके बेस पे हम नॉर्मली एट्रिशन भी कैलकुलेट कर लेते हैं कि कंपनी का एट्रिशन, एट्रिशन का मतलब होता है लोगों का जॉब छोड़ के जाना। किस स्पीड से, किस फ्रीक्वेंसी से लोग आपकी कंपनी को छोड़ के जा रहे हैं, उसको आपको कैलकुलेट करके रखना है कि हमारी कंपनी की एवरेज जो मैन पावर लिविंग है वो कितना ज्यादा है। और एक एट्रिशन यदि कंपनी के अंदर है तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बिकॉज उससे बिजनेस का जो गोल है, विजन है, मिशन है, सब कुछ बैडली इंपैक्टेड होता है। बहुत सारे रीजन है। आप बताओ, किसी भी बंदे को, मैं पर्टिकुलर बंदे को हायर करता हूँ, मान लो मैं एचआर में ही एक बंदे को हायर करता हूँ, बिकॉज एम्प्लॉय की ग्रीवेंसेस बहुत ज्यादा है और उसे रिजॉल्व नहीं किया जा रहा है टाइम पे, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मैन पावर। हमारे पास काम ज्यादा होता है और मतलब लोगों की ग्रीवेंसेस बहुत है, उसको रिजॉल्व करने का टाइम नहीं है। तो अगर मैंने मैंने एक मैन पावर हायर किया तो ये तो जरूरी है ना कि मैं सबसे पहले उसे सारे टेक्निकल टर्म्स के बारे में जानकारी दूंगा कि भाई कहाँ कहाँ ग्रीवांसेस जनरेट हो रहे हैं, उसका रिस्पॉन्ड बैक आपको कैसे करना है। और दैट इज इंडक्शन प्रोग्राम में मैं उसे या तो उसे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर प्रॉपर ट्रेन करूंगा कि आपको फीडबैक कैसे करना। बंदे को मैंने 2-3 महीने जब भी उसके पास कोई भी कंप्लेन आया वो मुझसे कंसल्ट करके उसका रेजोल्यूशन पाता रहा। धीरे 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 उसे काफी टाइम लगा दिया। और वो जब वो ट्रेंड हो गया, नाउ ही इज ट्रेंड, अब ना उसके पास कैपेबिलिटी आ गई कि वो आप किसी भी ग्रीवांस के ऊपर इंस्टेंट फीडबैक डाल सकता है। मीन वाइल उसको कहीं जॉब लग गई। अब यहाँ 20 मिल रहा है, 22 मिला, उसने जॉब छोड़ दिया। बताओ कंपनी के लिए कितना बड़ा नुकसान है कि 2-3 महीने की तैयारी जो हमने कराई, उसे उतना टाइम डिवोट किया, बंदा छोड़ के जा रहा है। एम्प्लॉय का ग्रीवांस से ज्यो का त्यों फिर क्रिएट हो जाएगा। अगेन मैं किसी बंदे को हायर करूंगा, उसे ट्रेन करूंगा, तो ये कहीं ना कहीं बिजनेस का जो है ग्रोथ, सब कुछ को बैडली इंपैक्टेड करता है। जब एट्रिशन होता है, लोग आते हैं और चले जाते हैं। अगर नॉर्मल जो एवरेज डेज है या एवरेज एक परसेप्शन बना हुआ है कि 2 साल अगर कोई बंदा किसी कंपनी को के अंदर रहता है तो वो कंपनी को कुछ देकर जाता है। रीजन है कि जब मान लो आप 600-700 मैन पावर वाली कंपनी को ज्वाइन करते हो, आप तो लोगों को जानने में आपको 5 से 6 महीने का टाइम लग जाएगा। लोगों की जानकारी, लोगों से कई बार तो आपको 6-7 महीने बाद पहली बार किसी बंदे से बात कर पाओगे, जब वो आपसे मिलेगा या आपको बात करने की जरूरत पड़ेगी। तो इंटरेक्शन में, लोगों को जानने में, उनके वर्क प्रोफाइल को जानने में बहुत टाइम लगता है। जब आप एक कंफर्ट जोन में चले जाओ, उसमें 6 से 7 महीने का नॉर्मल टाइम लगता है। जब आप कंफर्ट जोन में गए उसके बाद आपने जॉब चेंज करना शुरू कर दिया और 8-9 महीने में आपने जॉब चेंज कर दिया। तो दैट मीन्स आपने कंपनी को बैडली इम्पैक्ट किया है। तो एट्रिशन हमेशा नेगेटिव होता है। तो कंपनी को कोशिश करना चाहिए कि अट्रैक्ट द गुड टैलेंट एंड रिटेन देम। ये दोनों बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है जो कंपनी को नॉर्मली करनी चाहिए। मैं आपको दिखाता हूं कि आपको ले जाता हूं मैं शेयर करके अपने पेज पे, वहां से आपको मैं पूरा लीड दिखाता हूँ। देखिए एट्रिशन का मतलब क्या होता है, अब इसको हम कैलकुलेट करके भी देखेंगे। एट्रिशन रेट का मतलब होता है नंबर ऑफ इंप्लॉय लेफ्ट वर्क प्लेस। एक पर्टिकुलर मंथ में, किसी एक पर्टिकुलर मंथ में, वैसे तो साल का भी निकलेगा लेकिन मैं एक बात करता हूँ, पर्टिकुलर मंथ में कितने लोगों ने आपकी कंपनी को छोड़ा है, उसका नंबर सबसे ऊपर जाएगा। नीचे आता है एवरेज हेड काउंट, मतलब एवरेज हेड काउंट आपका कितना है कंपनी का, एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100। इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, मैं आपको एक्सेल में ले जाके इसको मैं लीड करके दिखाता हूँ। जैसे देखिए, मान लेता हूँ एक मंथ मैंने मान लिया, अभी जुलाई मंथ की बात करता हूँ, जुलाई 23 में, जुलाई 23 में इसका थोड़ा फॉर्मेट ठीक कर दूं।
जुलाई 23 में आप देखो 2-3 पॉइंट में लिखता हूं। पहली बात, इसको थोड़ा नीचे कर दे। ये है हमारा ज्वाइनिंग, न्यू ज्वाइनिंग, अब डालिए जो नए लोग ज्वाइन किए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है जो इंप्लॉय लेफ्ट कर गया, नंबर ऑफ लेफ्ट इंप्लॉय। ठीक है, और उससे इसके ऊपर भी एक पॉइंट आना चाहिए, दैट इज ओपनिंग हेड काउंट। आपको दिख रहा है कि मैं बड़ा करूं? ये आपको विजिबल हो रहा है? ये हमारा है ओपनिंग हेड काउंट, जितने लोग महीने के शुरू में हमारी कंपनी में अवेलेबल था। ये है न्यू ज्वाइनिंग, जितने लोगों ने ज्वाइन किया। ये है लेफ्ट एम्प्लॉय, जितने लोगों ने कंपनी को छोड़ा है। ठीक है, ये सारे के सारे हेड काउंट हो गया। मान लो ओपनिंग हेड काउंट देता हूं मेरी कंपनी में, जो महीने के शुरू हुआ, मान लो जुलाई का 1 जुलाई को हमारे पास 200 मैन पावर था, 200 मैन पावर था। ठीक है, और इस महीने जुलाई जुलाई में हमने 20 एम्प्लॉय को ज्वाइन कराया है। ठीक है, और 10 मैन पावर जॉब को छोड़ के चला गया है, 10 लोग जॉब छोड़ के चले गए हैं। तो अब इसका जो है हमारा क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग क्लोजिंग हेड काउंट, अब क्लोजिंग हेड काउंट देखें कितना होगा। तो ये ऐसे होता है, इक्वल टू जितना एम्प्लॉय ओपनिंग है उसमें ज्वाइनिंग वाले ऐड कर दीजिए आप, और लीव जो छोड़ के गया उसे माइनस कर दीजिए। तो ये हो जाता है आपका ओवरऑल क्लोजिंग हेड काउंट। अब यहां मैं अगर एट्रिशन की बात करूंगा तो हमारे पास एक डेटा आ गया, दैट इज टोटल इंप्लॉय लेफ्ट। ऊपर में आएगा, नीचे आएगा एवरेज। अब मुझे ये निकालना है एवरेज हेड काउंट। इक्वल टू होगा ओपनिंग हेड काउंट प्लस क्लोजिंग हेड काउंट। जो ओपनिंग था हेड काउंट उसको, और जो क्लोजिंग है, दोनों को आपको ऐड कर देना है। ब्रैकेट में ऐड करते हैं, और चूंकि ये 2 है, एवरेज का मतलब जितना जोड़ेंगे उसको सेम नंबर से डिवाइड करना, तो डिवाइड बाई 2। 3 होगा तो तीनों को जोड़ेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। 2 अमाउंट है ओपनिंग क्लोजिंग, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज आएगा। तो एवरेज हमारा है 205। क्लियर है? अब देखिए तो इसका मतलब एट्रिशन हमारा क्या होगा, जो मैंने फॉर्मूला उस सीट पे दिखाया था उसके अकॉर्डिंग हमारा एट्रिशन क्या होगा। रेट हमारा होगा, सबसे पहले था एवरेज हेड काउंट, टोटल इंप्लॉय लेफ्ट, लेफ्ट इंप्लॉय कौन सा था ये, डिवाइड बाई एवरेज हेड काउंट, मल्टीप्लाई बाई, अब इसको ब्रैकेट में ले लीजिए, और मल्टीप्लाई बाई 100। 4.9% का जो है एवरेज है, एट्रिशन रेट है इस कंपनी का एक महीने का। 4.9% का। अब मैं इसको थोड़ा सा एलोबरेट करके दिखाता हूं कि क्वार्टरली कैसे निकालेंगे, फिर एनुअली कैसे आप निकालेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं क्वार्टरली की बात करता हूं। अब इसी को क्वार्टर में कन्वर्ट कर देते हैं। अब जुलाई मंथ को, तो अब जुलाई मंथ से आगे तो मैं अभी हम अगस्त में ही चल रहे हैं, तो थोड़ा सा बैक मंथ लिया, मैं जैन से ले लेता हूं, जैन 23। अब मैं इसको ऐसे करता हूं, यहां मंथ डालता हूं, जैन 23 की ये डेटा है। फिर मैं फॉर्मेट सेम करना है मुझे, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ से फॉर्मेट लेके डाल दो। ठीक है, फैब 23 कर दो।
सर जुलाई मार्च 22 ले लीजिए ताकि हम 1 साल का भी निकाल पाए। हाँ ले लेते, ठीक है, ये बता दो, जुलाई ले लो, जुलाई 22, ठीक है। अगस्त 22। वैसे क्वार्टर से आपको आइडिया ही लग जाएगा सारा, अपने आप नहीं ले रहा ना, नहीं ले रहा। सितंबर 22। अब उसमें जाके चेंज करूंगा, टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, मैं सीधे कर ही लो। अक्टूबर 22, अब जरूरत पड़ेगी तो आगे मैं करूंगा। नवंबर 22, 1 क्वार्टर ही लेते हैं, आगे हम नीचे करके लिख लेंगे। देखो पहले, अब इस सब का हेड काउंट कैसे रिफ्लेक्ट कैसे करेगा ऑडिट के डेटा में। अब आपका जो क्लोजिंग बैलेंस था जुलाई का, वो ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा अगस्त का, जब हेड काउंट रिकंसिलेशन होने का तरीका ये होता है, ठीक है। अब अगस्त मंथ की ज्वाइनिंग की बात करते हैं, मान लेते हैं हम कि 30 इंप्लॉय ने ज्वाइन किया और इस बार 40 इंप्लॉय छोड़ के चला गया, तो क्लोजिंग बैलेंस वही होगा, ओपनिंग प्लस ज्वाइनिंग माइनस लिविंग, ठीक है। फिर अगला वाला स्टेप ऐसे कर दीजिए आप, दिस इज, ठीक है। एंड ये फॉर्मूला तो खींच ही दीजिए एक बार में, बार बार नहीं करना पड़ेगा। अब यहां क्या किया, इस बार 45 लोगों ने ज्वाइन किया और 5 लोगों ने छोड़ा, ठीक है। अब 3 महीने का क्वार्टर हुआ, 3 महीने की बात करते हैं, वी आर नॉट गोइंग फॉर फर्दर नाउ। और सेम चीज प्रोसेस होगा ईयरली के लिए, तो क्या जरूरत है ईयरली करने का। अब मैं इसको अलग करता हूं। अब देखो यहां ना, क्योंकि मैंने मल्टीपल ऑडिट्स देखे हैं, पीडब्ल्यूसी का भी देखा है, ईवाई का भी देखा है, ये इनके कंसेप्ट थोड़े से डिफर करते हैं, ठीक है। प्रोसेस सेम होता है, कंसेप्ट थोड़ा सा डिफर करता है, मैं दिखाता हूं। जैसे एवरेज हेड काउंट को लेकर, ठीक है, 2 पार्ट बना दिया है। अब यहाँ आके एवरेज क्वार्टरली में एवरेज हेड काउंट का 2 पार्ट बना दिया है। कई कंपनी वाले क्या बोलते हैं कि ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2, कई बोलते हैं दिस डिवाइड बाई 3, ऐसे बोलते हैं, लेकिन ओपनिंग क्लोजिंग ही करेक्ट है। तो अब मैं बात करता हूं एवरेज हेड काउंट क्या होगा, बताइए। फर्स्ट क्वार्टर का क्या है, प्लस लास्ट क्वार्टर का क्या है, एक कंसेप्ट में और दिखाता हूं, दिस डिवाइड बाई 2, ये हो गया हमारा एवरेज हेड काउंट। कई लोग अब इसको इस तरीके से भी दिखाते हैं और उनका भी कंसेप्ट कहीं ना कहीं सही है। वो क्या करते हैं, ध्यान से देखो, दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस, डिवाइड बाई 6, एवरेज ही आ रहा है ना। तो कई लोग का कंसेप्ट ऐसे चलता है, वो ऐसे करते हैं, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। तो फॉर्मूला में थोड़ा थोड़ा आपको फर्क दिखाई देगा, बिकॉज ऑफ डेफिनेशन की वजह से, और ये क्योंकि 6 है, 6 से डिवाइड करेंगे, मतलब एक थोड़ा सा परसेंटेज का फर्क दिखता है इसमें। अदरवाइज नॉर्मली जो हम लोग ने यूआई में करा है, तो वही होता है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाई डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब बात करते हैं हम एट्रिशन का। तो अब जो है आपका टोटल नंबर ऑफ लेफ्ट एम्प्लॉय, तो यहां आपका कितना था, एक मंथ का जब किया था 10 था, ठीक है। यहां जो निकलेगा नंबर ऑफ लेफ्ट एम्प्लॉय, ये तीनों महीने का आएगा। देख, 3 महीने में कितना छोड़ा है, प्लस दिस, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय लेफ्ट। अब इसका हम निकालें सिंपली एट्रिशन कैलकुलेशन, जो कि बताया था हमें कि टोटल होता है नंबर ऑफ एम्प्लॉय लेफ्ट बाय एवरेज हेड काउंट
मल्टीप्लाई बाय 100, 25% का एट्रिशन रेट है। तो ये आपको नॉर्मली मूव करता है और यही चलता है आपको एट्रिशन रेट को लेकर कैलकुलेशन का फॉर्मूला। ठीक है, आप देखो लोगों का कंसेप्ट अलग अलग होंगे, लोग कई तरह के मेथड यूज करेंगे, फॉर्मूला को डिजाइन करेंगे। कई लोग क्या करेंगे, देश प्लस देश का एवरेज निकालेंगे, तीनों का एवरेज निकाल के देखो, इसका एवरेज निकाल लेंगे, इसका एवरेज निकाल लेंगे, इसका एवरेज का, उन तीनों का एवरेज का फिर 3 से डिवाइड करके एवरेज निकाल लेंगे। बात बराबरी है, 210 ही आना है। तो दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्मूला ऑफ एट्रिशन। अब एट्रिशन के एक अच्छा फॉर्मूला अगर मैं की बात करूं, जो दिखाऊं, जो आपको ज्यादा बेटर समझेगा, वो भी मैं बताता हूं। देखो मैंने नीचे उसको भी बना के रखा हुआ। अब बेटर इसको समझेंगे तो ज्यादा बेटर होगा एट्रिशन फॉर्मूला में। इसका मतलब है, एट्रिशन काउंट का मतलब है कि एट्रिशन काउंट मतलब जितने लोग छोड़ के गए हैं, एट्रिशन काउंट मतलब जितने लोग छोड़ के गए हैं। ओपनिंग हेड काउंट एचपी मैंने लिखा, इससे क्या होगा, ज्यादा बेटरली आपको समझ में आएगा। ओपनिंग हेड काउंट, ओपन वाला हेड काउंट कितना है, प्लस क्लोजिंग हेड काउंट, कितने लोग छोड़ के गए हैं, डिवाइड बाई 2। मैंने ऐसा तो नहीं लिखा ओपनिंग हेड काउंट प्लस क्लोजिंग हेड काउंट प्लस ओपनिंग हेड काउंट प्लस क्लोजिंग हेड काउंट प्लस ओपनिंग हेड काउंट प्लस क्लोजिंग हेड काउंट डिवाइड बाई 6, ऐसा तो नहीं बोला। तो वो जो कंसेप्ट है कहीं ना कहीं फॉर्मूला को मैच नहीं करता है। नॉर्मली होगा ओपनिंग हेड काउंट निकालिए, पहले का ओपनिंग, लास्ट का क्लोजिंग, डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, आपको एवरेज मिल जाएगा। और जितना भी लोग छोड़ के गए हैं वो तो टोटल करना पड़ेगा, 3 महीने में कितने लोग छोड़ के गए हैं, ऊपर करिए, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए, आपका एवरेज निकल के आ जाएगा। क्लियर है? इट इज ऑल अबाउट एट्रिशन कैलकुलेशन। अब बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा जो पॉइंट था दैट इज लीव इनकैशमेंट। लीव इनकैशमेंट को लेकर था कि भाई पहले तो आप समझते हैं लीव के बारे में जानकारी होनी चाहिए आपको कि 3 तरह का लीव होता है, एसएल है, सीएल है और ईएल है। लीव की बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो एसएल सीएल होता है, जो सिक लीव, और एसएल सिक लीव है और सीएल कैजुअल लीव है। ये तो नॉर्मली कैजुअली और बीमार होने पे लिया जाता है। लेकिन जो हमारा सीएल है या पीएल है, अर्नड लीव या प्रिविलेज लीव, इन सबका इनकैशमेंट किया जाता है, बिकॉज उसे हम अर्न करते हैं। तो एज पर नॉर्मल लेबर लॉ, जो भी फैक्ट्री एक्ट है या सॉफ्टवेयर एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है, उसके अंदर एक डिफिनेशन है कि अगर आपके 20 एम्प्लॉयज है, 20 वर्किंग डेज के अगेंस्ट एक दिन का आपको अर्न लीव मिलेगा। एवरी 20 वर्किंग डे पे एक दिन का आप अर्न लीव अर्न करेंगे। तो एक नॉर्मल कंसेप्ट देखें कि हम 30 डेज वर्क करते हैं, तो 20 डेज के लिए हम क्या करेंगे, एक दिन का हमें मिलेगा, और 10 दिन के लिए आधा, तो 1.5 लीव मिलना चाहिए, 1.5 लीव मिलना चाहिए ईयर का, मंथ का, सॉरी एवरी मंथ का 1.5 ईएल मिलना चाहिए। और 1.5 मल्टीप्लाई बाय 12 हो जाएगा आपको 18, इतना के आसपास 18 ईएल के आसपास मिलना चाहिए। लेकिन आपने वर्ड को ध्यान नहीं दिया, पहले क्या था कि 20 वर्किंग डे एक्सक्लूडिंग संडे, सैटरडे, इसको हटाने के बाद जो वर्किंग डेज है उसके बेस पे इसका कैलकुलेशन होता है। तो नॉर्मली ये 1.25 के आसपास आता है, क्योंकि 26 डे के आसपास वर्किंग होता है अगर संडे वाली ऑफ वाली कंपनी है। तो 1.25 के आसपास इसका आता है। तो ईयरली अगर करा जाए तो 15 ईएल के आसपास होता है, जो कि होना चाहिए। वही बात करें हम सैटरडे संडे ऑफ वाली कंपनियों के लिए, तो उसके लिए 12 ईएल के आसपास, 12 ईएल के आसपास होना चाहिए, जो उसको देना चाहिए, क्योंकि उसका 4 छुट्टियां और 22 दिन का हो जाता है। ठीक है, तो 12 पॉइंट कुछ ही होता है, तो 12 कंसीडर कर सकते, 12 ईएल उनको देना चाहिए। दिस इज द मिनिमम अमाउंट विच अ कंपनी नीड टू ऑफर टू एम्प्लॉय एज पर द लॉ। तो ये हमारा है ईएल। अब जब ईएल आपके अकाउंट में होता है तो उसका इनकैशमेंट होता है। अगर आप लीव नहीं लेंगे और आपके पास लीव इकट्ठा है तो उसका कैश आपको दिया जाएगा। दैट मीन कंपनी इसीलिए कैश देता है कि छुट्टियां ना लें आप। और लीव इनकैशमेंट के अंदर जो ईएल आता है या पीएल है, वो एक बार में आप बल्क में भी लीव ले सकते हैं, बाकी लीव में बल्क अलाउड नहीं है। सिक लीव में अगर आपके अकाउंट में है नंबर ऑफ सिक लीव ज्यादा तो आप ले लीजिए बल्क, अदरवाइज कैजुअल लीव सब में के अंदर ये ऑप्शन नहीं है कि एक बार में बहुत ज्यादा 3 दिन से ज्यादा छुट्टियां नहीं ले सकते हैं। लेकिन पीएल में बल्क छुट्टियों के लिए ही इसको रखा जाता है कि एक बार में एक सीक्वेंस में आप 10 दिन की छुट्टी ले सकते हैं। तो इसका इनकैशमेंट कैसे होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और प्रॉस एंड कॉन्स इसके क्या है, तो चलो एक्सेल शीट पे आपको मैं इसको क्लियर बताता हूं।
अब बात है ईएल की, बात करते हैं अर्न लीव। और इसको कहीं कहीं पीएल के, प्रिविलेज लीव के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, तो मान लो आपका जो टोटल लीव है, जो आपके टोटल लीव है ईएल और पीएल है, वो मान लेता हूं मैं कि 20 है। कोई दिक्कत थोड़ी, किसी ने आवाज किया था अभी? चलिए, ये विजिबल है आपको, डिस्प्ले विजिबल है ईशा? यस सर। ईएल पीएल की मान लो आपके पास 20 ईएल और पीएल है। इसकी पॉलिसी होता है, इसके लिए आपको लीव एंड अटेंडेंस सेक्शन करना चाहिए, उसमें आपको पूरा क्लियर होगा पॉलिसी क्या होता है, किस तरह से कंपनी डिफाइन करती है। ईएल कैरी फॉरवर्ड होता है, कैरी फॉरवर्ड मतलब इसे इस साल आपने कंज्यूम नहीं किया तो नेक्स्ट ईयर इसको फॉरवर्ड किया जा सकता है। इसके अंदर भी बहुत सारे क्लॉजेज हैं कि आप 30 ईएल से ज्यादा कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। 30 से जो एक्स्ट्रा ईएल है उसको इन कैश एवरी ईयर कर दिया जाएगा, ताकि कंपनी चाहती है कि मान लो कोई बंदा हर एक ईयर 20-20 कैरी फॉरवर्ड करेगा, एक समय उसके पास 200 ईएल हो जाएगा, तो भाई लगभग पौने 6 to 7 मंथ वो जॉब करने नहीं आएगा, फिर भी कंपनी को पूरी सैलरी देनी पड़ेगी। तो कंपनी इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखते हुए रूल्स डिफाइन करती है कि जो कैरी फॉरवर्ड लीव होगा 30 से ज्यादा नहीं होगा, उससे ज्यादा अगर है तो रेस्ट अमाउंट का आपको इनकैश करके आपको दे दिया जाएगा। बिकॉज इनकैश करना कंपनी के लिए थोड़ा सा ईजी होता है। छुट्टी लेने में क्या होता है, अगर आपने एक दिन की ईएल छुट्टी ली है तो फुल डे का आपको सैलरी मिलेगा, बिकॉज आपने लीव तो लिया है लेकिन आप एब्सेंट नहीं, लेकिन फुल डे का सैलरी मिलेगा। मतलब सारे कंपोनेंट, आपका जो ग्रॉस सैलरी है सीटीसी है, उसका फुल एक दिन को डिवाइड कर लीजिए 30 से, तो एक दिन का आपको पूरी की पूरी सैलरी मिलेगी। लेकिन अगर आपको कंपनी इनकैश देती है तो एक दिन का केवल बेसिक देती है, तो कंपनी को इनकैश देने में ज्यादा बेनिफिट होता है और आपको भी लगता है। लेकिन लोग क्या समझते हैं कि भाई छुट्टियां क्यों ले, हमारे पास एसएल है, सीएल है, ज्यादा छुट्टियां लेने से क्या होगा, कहीं ना कहीं आपका परफॉर्मेंस खराब होता है, आपके परफॉर्मेंस वैल्यूएशन पर फर्क आएगा, आपके पर हर एक कुछ पे इम्पैक्टेड होगा, आपको बॉस पसंद नहीं करेगा ज्यादा छुट्टियां लोगे तो लोग समझते हैं कि चलो हम ईएल एसएल से काम चलाएं और सीएल और एसएल से, और सीएल को यूज ना करें, इसे हम इनकैश के लिए रखें। अभी मैं दिखाता हूं, मान लो आप एक बंदा है जो कंपनी छोड़ के गया है, उसका टोटल जो ईएल है वो 20 है। तो चूंकि ये कैलकुलेट होता है बेसिक सैलरी पे, तो उस बंदे का बेसिक भी मुझे डिसाइड करना पड़ेगा। तो मान लेता हूं कि उस बंदे का करंट बेसिक जो अभी के टाइम है वो 30,000 रुपीज है। कितना है? 30,000 रुपीज उसका बेसिक है। ठीक है, तो जो ईएल का कैलकुलेशन आएगा वो होगा इनकैशमेंट, लीव इनकैशमेंट, फॉर्मूला आएगा, मैं फिर फॉर्मूला लिखता हूं, फिर आपको मैं करंट बेसिक डिवाइड बाय 30, ये 30 डेज को वर्किंग मानता है। देखो कितना फर्क है, लीव में 30 डेज को वर्क माना जाता है, डिवाइड करते हैं, ग्रेचुटी में 26 डे को वर्किंग डे माना जाता है, और जब सैलरी पे करते हैं तो वेरी करता है, 31 दिन वाले में 31 से डिवाइड होगा और 30 दिन वाले में 30 से डिवाइड होगा। लेकिन लीव इनकैशमेंट में हमेशा 30 डेज को ही कांस्टेंट माना जाता है टोटल वर्किंग डे। तो क्या किया हमने, करंट बेसिक जो आपका 30,000 है उसको 30 से डिवाइड कर दिया, तो क्या निकला, एक दिन का बेसिक हमारा निकल के आ गया, और उसी बेसिक को हम मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईएल से। तो हम इसको ब्रैकेट में ले ले तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा आपको। पहले डिवाइड करेंगे फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, करेंट बेसिक डिवाइड बाय 30, तो एक दिन का बेसिक निकलेगा, और मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईएल, जितने भी ईएल है उसे मल्टीप्लाई, आपका इनकैश में निकल जाएगा। जैसे देखिए अभी मैं निकालता हूं पहले 1 by 1, तो कैसे करेंगे, पहले हम 30,000 को जैसे हम 30 से डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा, 1 डे बेसिक। अब लीव इनकैशमेंट, एल ई मैं लिख देता हूं केवल, एल ई मतलब लीव इनकैशमेंट, लीव इनकैशमेंट ऑफ 20 डेज,
बराबर होगा इस अमाउंट को 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। बात बराबर है, उसमें भी ऐसे ही आता, जब डिवाइड करने के बाद मल्टीप्लाई बाय 20 करते तो यही आता। तो ये हमारा टोटल लीव इनकैशमेंट का अमाउंट होगा, 20,000 रुपीज आपको मिलेगा 20 EL के लिए। जबकि मान लो आपका सैलरी 1 लाख रुपए है मान लीजिए महीने का, तो अगर आप एक दिन की छुट्टी लेते तो आप 1 लाख डिवाइड कर दिए कितना होता, 3-3.5 हजार रुपये आपका एक दिन का आता। ये आपका 30,000 बेसिक होने के लिए है। तो आप ये हमेशा जानकारी, जब आप नॉर्मली एक दिन छुट्टी लेकर जो लेते हैं तो आप कंजम्पशन ज्यादा करते हैं, लेकिन आपको कैश तो मिलता नहीं है, उसकी जगह पर आप SL और CL भी यूज कर सकते हैं। किसी को दिक्कत है लीव इनकैशमेंट में, फॉर्मूला क्लियर है, करंट बेसिक को 30 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ EL, जितना भी नंबर ऑफ EL होगा उससे आप उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ऑटोमेटिक आपका लीव इनकैशमेंट आ जाएगा। अब मैं एक बार डायरेक्ट भी कर दूं, अलग अलग नहीं करके डायरेक्ट कर दूं, वो भी देख लो आप कि क्या करेंगे। 30,000 को डिवाइड कर देंगे 30 से, साथ में करके देख लेते सेम फॉर्मूला आ रहा है कि नहीं, और मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, सेम आया अमाउंट, सेम अमाउंट आएगा। इट इज ऑल अबाउट लीव इनकैशमेंट, ये है लीव इनकैशमेंट। अब बात करते हैं हमने बात करी थी एट्रिशन कैलकुलेशन की, जो बात किया हमने बात करी थी लीव इनकैशमेंट। थर्ड हमारा था अट्रैक्ट करना, अट्रैक्ट द टैलेंट और रिटेंशन पॉलिसी। हम कैसे अपने अट्रैक्ट करेंगे नए एम्प्लॉय को, नए टैलेंट को अपनी कंपनी को ज्वाइन करने के लिए। तो एक कंपनी को ज्वाइन करने के लिए कंपनी के अंदर क्या सब अच्छी चीजें होनी चाहिए, और ताकि वो अच्छे से अच्छे टैलेंट को अट्रैक्ट कर पाए। और अट्रैक्ट आपने कर लिया किसी भी रीजन से, सोशल मीडिया से, अपने कंपनी के रिपुटेशन को हाई करके, मार्केट फीडबैक से आपने कर लिया, लेकिन आने के बाद एम्प्लॉय बहुत ही बैड फील किया, तो उसको रिटेन करना भी बड़ा जरूरी है। पहला है अट्रैक्ट करना, सेकंड है रिटेन करना। इन दोनों पॉलिसी के लिए हमें क्या सब कई कंपनी के अंदर होना चाहिए उसके बारे में जानते हैं, जो मैंने बना रखा है आपका व्हाइट बोर्ड पे ही। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो टॉपिक्स है उसके कंक्लूजन है। व्हाट इज एम्प्लॉय अट्रैक्शन एंड रिटेंशन, ये होता क्या है? एम्प्लॉय अट्रैक्शन इज एंड रिटेंशन रेफर टू स्ट्रेटजिक and practices of the organization used to attract and retain the top quality of employees who can contribute to their success and growth. एक स्ट्रेटजिक एंड एक प्रैक्टिस है जो कंपनी एक डिजाइन करती है, एक अच्छा इन्वायरमेंट, एक अच्छा कल्चर, एक अच्छा एम्प्लॉय बेनिफिट, एक अच्छा वर्किंग इन्वायरमेंट, एक अच्छा फ्लेक्सिबल वर्क आवर, एक इस तरह के मल्टीपल चीजों को डिजाइन करके कंपनी एक पॉलिसी, एक ग्राफ बनाती है, जिससे वो कंफर्म होती है कि हमने जो प्लानिंग करा इसके अंदर अगर कोई भी एम्प्लॉय आएगा और उसको जो सारी पॉलिसी दिखाई देगी तो वो बड़ा कॉन्फिडेंट फील करेगा और वो कंपनी में रिटेन होगा। तो अट्रैक्ट एंड रिटेंशन के लिए, टॉप टैलेंट के लिए क्या सब वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है हाउ टू अट्रैक्ट एंड रिटेन द टॉप टैलेंट। सबसे इंपॉर्टेंट है क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग एम्प्लॉयर ब्रांड। आपका जो खुद का रिपुटेशन है, कंपनी का जो खुद का रिपुटेशन है, उसको मार्केट में बड़ा स्ट्रॉन्ग दिखाना बड़ा जरूरी है। उसके सोशल मीडिया साइट देख लीजिए, उसके ग्लास डोर का फीडबैक देख लीजिए, कंपनी के कितना फंड है, वहां के एम्प्लॉय का रेगुलर फीडबैक देख लीजिए उनके वेबसाइट पे कि कंपनी में कैसा कंफर्टेबल फील कर रहा है। अब स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड होना कंपनी का बड़ा जरूरी है, जहां अच्छे लोग, अब समझे कि ये स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है तो आप वहां जाके सर्वाइव कर पाएंगे। लोग का ज्यादा भरोसा होना, अच्छे फीडबैक से बड़ा जरूरी है। सेकेंड है ऑफर कॉम्पिटिटिव कंपनसेशन। आपको सैलरी हमेशा कॉम्पिटिटिव देना पड़ेगा और बेनिफिट दोनों कॉम्पिटिटिव देने पड़ेंगे। कॉम्पिटिटिव का मीन्स मतलब है कि आप जैसे सिमिलर ब्रांड जो आपके कॉम्पिटिटर्स है, व्हाट दे आर ऑफर फॉर front-end developer, what they are going to offer from the HR head, what they are going to offer from HR manager। तो जो भी वो ऑफर कर रहे हैं उनको कंपीट करता हुआ सैलरी स्ट्रक्चर आपको देना पड़ेगा, तभी आप रिटेन कर। ऐसा है कि भाई वहां जो मैनेजर है उसको मिल रहा है 1.5 लाख रुपए
आप दे रहे हो 60,000 रुपए। भाई उनका मैनेजर जाने वाला होगा, बोलेगा भाई 70 दूंगा, आ जाओ, 2 मिनट में आपका मैनेजर चला जाएगा। बिकॉज उसको तो 10,000 ज्यादा मिल रहा है। 1 लाख बोल देगा तो अपने साथ पूरा टीम को लेकर चला जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है कि आपको बेंच मार्किंग करना पड़ेगा, कॉम्प रेशियो डिसाइड करना पड़ेगा, कंपनी का कंपनसेशन रेशियो, कि इसके ऊपर भी मैं एक सेशन ले लूंगा, कॉम्प रेशियो कैसे डिसाइड करते हैं और कंपनसेशन रेशियो के क्या फॉर्मूलाज होता है, कैसे हम डिजाइन करते हैं कि कंपनी का कैसे हम मैप करते हैं, जितने भी लोग हैं, कौन लो पेड है, कौन हायर पेड एम्प्लॉयज है, उसको मैप करते हैं कॉम्प रेशियो से। नॉर्मली कॉम्पिटिटिव सैलरी आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में कॉम्पिटिटिव सैलरी क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको बंदे की सैलरी कैटेगराइज करनी पड़ेगी। बेनिफिट क्या है, आप हायर पेड तो बेनिफिट दे सकते हो किसी को, हायर सैलरी, चलो यार 200% हाइक दे दिया, लेकिन इफ देयर इज अ लैक ऑफ बेनिफिट, एम्प्लॉय बेनिफिट, यू कांट होल्ड द एम्प्लॉय इन योर कंपनी। आप अपनी कंपनी में एम्प्लॉय को होल्ड नहीं कर पाएंगे। तो बेनिफिट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हेल्थ देखो मल्टीपल तरह की चीजें हैं, रिकॉग्निशन होता है, हेल्थ बेनिफिट्स है, इंश्योरेंस देना है, ग्रुप इंश्योरेंस देना है। नॉर्मली कंपनियां ग्रुप इंश्योरेंस देना प्रेफर करती है, बिकॉज इससे एम्प्लॉय रिटेन होता है, बिकॉज उसमें उसकी फैमिली, उनके बच्चे सारे के सारे कवर्ड होते हैं। अगर बीमार पड़ गए तो उनको ज्यादा स्पेशल टेंशन नहीं होता है कि उनको कहाँ इलाज कराना, कितने पैसे खर्च होने, बिकॉज वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, जितना भी पैकेज आपको दिया गया है ग्रुप इंश्योरेंस के अंदर उतने अमाउंट तक का। लेकिन इसके अलावा कंपनी क्या करती है आज के टाइम में, टर्म इंश्योरेंस भी देती है। टर्म इंश्योरेंस मतलब क्या है, एक प्रकार से देखा जाए टर्म इंश्योरेंस के ड्यूल बेनिफिट्स है। पहली बात, एम्प्लॉय अट्रैक्ट रहेगा कि कंपनी अगर मेरा डेथ होता है तो कंपनी मेरे फ्यूचर बारे में, उसके बारे में भी सोच रही है, एक इन्वेस्टमेंट कर रही है, जिसमें मेरे सैलरी का मान लो नॉर्मली कंपनियां देती 5 गुना। अगर आपका 10 लाख का पैकेज है, 5 गुना 50 लाख का आपका एक टर्म इंश्योरेंस दे दिया। अगर मान लो किसी भी तरह का इवेंट होता है तो आपको फैमिली को 50 लाख रुपए मिलेगा। तो आपने सोचा कि बाद के लिए भी कंपनी हमें केयर कर रही है। लेकिन कंपनी को दूसरा बेनिफिट क्या है, एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज ग्रेच्युटी। जहां कंपनी बैडली फंसता है तो बंदे को जब इतना अमाउंट मिलता है तो वो थोड़ा सा डिविएट होता है, वो ग्रेच्युटी की तरफ मूव नहीं करता है, 20 लाख रुपए लेके सेटल हो जाता है। तो कई बार कंपनी इसको सेटलमेंट के रूप में भी समझती है, 20 लाख रुपए से हमारा जो है केस रिजॉल्व हो जाएगा, एम्प्लॉय को बेनिफिट भी हो जाएगा। पे कितना करना पड़ता है, वेरी स्मॉल अमाउंट, 4,000, 5,000, 6,000, नॉट मोर देन दैट। तो 6,000 को डिवाइड करिए 12 से, 500 पर मंथ देना पड़ता है। 8,000 रुपए का कोई वैल्यू नहीं है आपके सीटीसी में। तो 8,000 रुपए आपने इन्वेस्ट किया, जिसके अगेंस्ट में आपने टर्म इंश्योरेंस खरीद के अपने एम्प्लॉय को दे दिया। आप सोचो, ये जो 8,000 रुपए अगर एचआर के ऊपर एक लायबिलिटी आती है कि आपने एक एक्सपेंडिचर क्रिएट कर दिया कंपनी के लिए 8,000 रुपए का, तो आप उसको जस्टिफिकेशन एनुअल ऑफर से दिखा दो ना, रिक्रूटमेंट से। पिछले साल का आप एनुअल रिक्रूटमेंट प्राइस निकालिए आप, कि कोई भी बंदा 20, 25, 30% से कम में ज्वाइन नहीं किया होगा, और आप एक साल काम करके दिखाइए कि मैं कोई भी बंदा 15, मैक्सिमम 20 में लाऊंगा, 10-15% पे बंदे को उठा के ला रहा हूं, उसको बेनिफिट दिखा रहा हूं। वो जो 8,000 रुपया कंपनी ने पे किया है, उसके लिए 10% का फर्क आ जाएगा। 12 लाख का 10% होता है 1,20,000 रुपया मैंने बचा दिया, और मैंने खर्च कितने कराए हैं, 8,000 रुपए। अगर 2% बचाता हूं फिर भी 8,000 से बड़ा होगा। तो ये क्या करता है, रिक्रूटमेंट को इजी बना देता है, सैलरी निगोशिएशन को इजी बना देता है, एम्प्लॉय अट्रैक्ट होता है अगर कंपनी के अंदर कॉम्पिटिटिव सैलरी के साथ बेनिफिट्स भी अवेलेबल है तो। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट है करियर ग्रोथ को लेकर, एम्फेसाइज करियर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब उसके करियर ग्रोथ के लेकर आप क्या प्लान कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं बंदा को हायर किया उसे बिठा रहे हैं, आपके पास कोई नया प्रोजेक्ट आया, फिर आपने नए नए मैन पावर हायर कर लिए। आपको यूटिलाइज करना चाहिए जो अभी आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है उसको। आपको आपको क्या करना चाहिए, स्किल मैट्रिक्स बनाना चाहिए। मैट्रिक्स बनाइए आप कंपनी का, और उस मैट्रिक्स के बेस आप डिसाइड करिए कि भाई क्या लोगों के अंदर स्किल मैट्रिक्स बनवाइए, और आपको डिसाइड करिए कि बंदों की क्या चीज होनी चाहिए, बंदे की क्या फीचर होनी चाहिए, उसको डेवलप कराइए आप। तो ओवरऑल उसको ट्रेनिंग डेवलपमेंट के अंदर ले जाइए, बंदे के जो एस्पेक्ट है, जहां वो वीक पड़ रहा है, जहां जो स्किल्स उसके अंदर होना चाहिए, जिसकी कमी है, उसको फुलफिल करने के लिए आप ट्रेनिंग डेवलपमेंट मैनेज कराइए। नेक्स्ट हमारा है फोस्टर अ पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट। देखो, हायर सैलरी कम्स वन इन ईयर। हायर सैलरी एक बार साल में आपको डिसाइड किया आपने कि भाई मंथ में एक बार आता है, लेकिन जो वर्किंग इन्वायरमेंट है एवरीडे लोग फेस करता है।
तो आपको एक पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट बना के रखना बहुत जरूरी है। दैट मीन्स कल्चर, कंपनी का मतलब जो वे ऑफ ट्रीट योर जूनियर, कैसे ट्रीट करते हैं जूनियर को, कोऑर्डिनेशन अमंग द एम्प्लॉय, फ्लोर पे लोगों का पॉजिटिव इन्वायरमेंट होना, वहाँ एम्प्लॉय एंगेजमेंट की एक्टिविटीज होना, अलग तरह तरह की मोटिवेशनल स्पीचेज में अरेंज कराना, वेलनेस कराना, आप योगा क्लासेस जो कराते हैं, डांस कराते हैं, तरह तरह एक्टिविटी कराते हैं। ओवरऑल करके आपको एक प्लान करना चाहिए क्वार्टर का कि एवरी मंथ हम किस तरह से लोगों को इंगेज रखने की कोशिश करें, उनको इंटरटेन करें, उनको मोटिवेट करें, कंपटीशन क्रिएट कराएं। तो नॉर्मली इसके लिए आज के टाइम में बहुत सारी कंपनियां करती है, जैसे क्या कर रही है कि मंथली परफॉर्मेंस वैल्यूएशन करती है, एम्प्लॉय का फीडबैक मंथली लेती है परफॉर्मेंस का, कि भाई ओके KRAs एंड KPIs को क्वांटिफाइड करके वो साइकिल चलाती है, एवरी मंथ निकालते हैं लोगों का परफॉर्मेंस। और क्वार्टरली अगर 3 महीने तक आपने टॉप करा तो आपको एक रिवॉर्ड दे दिया जाएगा, आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। ये बहुत ज्यादा कॉस्टली तो है नहीं, लेकिन लोग उससे मोटिवेट होते हैं, कंपटीशन क्रिएट होता है अमंग एम्प्लॉय, अगली बार मुझे रॉक स्टार ऑफ द क्वार्टर या एम्प्लॉय ऑफ द मंथ मुझे लेना है। तो कंपटीशन क्रिएट, दैट इज पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट क्रिएट करना बड़ा जरूरी है। नेक्स्ट है रिक्रूट थ्रू द एम्प्लॉय रेफरल। व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहली बात, जब आप व्हेन यू रिक्रूट द पीपल, जब आप रिक्रूट द पीपल को रिक्रूट करते हो, कई बार क्या होता है हम अननोन पीपल को मिलते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन बड़ा इंपैक्टफुल होता है और हम हायर कर लेते हैं, बाद में हमें पता चलता है कि भाई इट इज नॉट गुड एम्प्लॉय। आप सबसे बड़े उसके पुराने रेशियोज को देखिए, कोई बंदा पिछले 6-4 कंपनियों में 3 से 4 महीने सर्वाइव नहीं कर पाया, 8 महीने सर्वाइव नहीं कराया, तो आप उसको कैसे अच्छे एम्प्लॉय मान सकते हैं। एक कंपनी में प्रॉब्लम हो सकती है, दूसरे कंपनी के मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मल्टीपल टाइम यदि कोई बंदा 1 साल से कम सर्वाइव करके जॉब छोड़ रहा है, तो अगर उसको आप उसके परफॉर्मेंस पे, उसके स्किल के बेस पे अगर आप समझते हैं बहुत अच्छा है, तो वो कहीं ना कहीं आपको डैमेज करेगा। तो कई चीजें हैं, छोटे छोटे फैक्टर्स है जिसको, अब जब हम एम्प्लॉय रेफरेंस यूज करते हैं तो पहली बात तो जो रेफर करके एम्प्लॉय आता है, कहीं ना कहीं सर्किल होता है, वो फ्रेंड होता है, तो उसके लिए फ्रेंडशिप के अंदर टाइम बिताना आसान होता है, एंजॉय करना आसान होता है। नया बंदा आएगा, कंपनी के अंदर एक कोने में बैठा हुआ है, लोगों से मिलने घुलने में टाइम लगेगा, यदि वहां के जो लोग हैं काफी बिजी हैं, वो अपने टाइम को उसके साथ डिवोट नहीं कर रहे, इनिशियली लोगों के पास वर्क कम, लोड कम होता है, लोग बोर होना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे वो बाहर निकलने का। लेकिन जब हम ये रेफरल लाते हैं तो ये बहुत तरह से अट्रैक्ट करता है। पहली बात तो जो लोग आता है वो जानने वाला उसके अंदर, कंपनी के अंदर होता है, तो थोड़ा सा उसके लिए सराउंडिंग पॉजिटिव रहता है। सेकेंड चीज जो है कि आप ये इंसेंटिवाइज भी किया जाता है। मान लो मैं किसी रिक्रूटर से एम्प्लॉय लेता हूँ तो 1 महीने की सैलरी देनी होती है, मैंने भाई बोल दिया कि 4000 रुपीज दूंगा यदि आपने एक रेफरल दिया, अगर वो 3 महीने रुक गया तो अब देखो 4000 के लिए लोग अपने अपने दोस्त को भी ले आए, साथ में उसको 4000 तक इंसेंटिव भी मिल गई, तो रेफरल स्कीम बना देते हैं। तो ये भी बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट है जिससे लोग रेफर करके भी पैसे कमा लेते हैं, और साथ में आपके लिए भी साउंड होता है, अगर चोरी करके भागा तो बंदे को पकड़ तो सकते हो, आपके लिए गारंटर भी मिल गया, जो कि नौकरी से कहीं से खोजे बंदे में गारंटर की अभाव होता है, तो एक सिक्योरिटी भी बन जाती है। रिक्रूट थ्रू द एम्प्लॉय रेफरल, ये तो कर ही दिया हमने। यूज सोशल मीडिया टू योर एडवांटेज। सबसे बढ़िया सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन कंपनी को करना चाहिए, ताकि जहां आपका जितना पॉजिटिव, जितने ज्यादा लोग का फुटफॉल हो रहा है, आपके जितने चीजों पर, व्यूज पे, प्रोडक्ट पे, पॉलिसी के ऊपर जितने भी कमेंट पॉजिटिव आ रहे हैं, लोग आपके खुद के एम्प्लॉय कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर आप मंथ में, क्वार्टरली, एवरी वीक में आप एम्प्लॉय के पॉजिटिव थिंग्स डाल रहे हैं, एम्प्लॉय हैप्पी है नहीं है, उनके फीडबैक्स डाल रहे हैं, तो ओवरऑल ये बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट करता है एम्प्लॉय के लिए। बिकॉज व्हेनेवर समवन गेट द ऑफर, आज के टाइम में तो वो जाके ग्लास डोर से फीडबैक जरूर देखता है कि उसका रेटिंग क्या है, वो 2 से कम तो नहीं है, 3, 4 से ऊपर तो चलता है यार। बिकॉज 1-2 लोग तो, अगर प्रोडक्ट कंपनी है तो 1-2 कुछ लोगों का ना खुश होना तो बनता है ना, वहां जहाँ सेल्स है वहां टारगेट है, इफ यू आर अनेबल टू अचीव द टारगेट, कंपनी आपको निकाल देगी, तो वो तो पड़ता है। लेकिन ओवरऑल 4 से नीचे, 3 से भी नीचे ना हो, ये देखने के लिए भी बड़ा जरूरी होता है। नेक्स्ट वन है प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू वर्क लाइफ बैलेंस। सबसे इंपॉर्टेंट है वर्क लाइफ बैलेंस, जो आज के टाइम में माना जाता है एक एम्प्लॉय को रिटेन करने के लिए। ओवरऑल वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब है कि आपके पास फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स होने चाहिए, कि लोग अपने टाइम को मैनेज करें, जो 8 घंटे का टैट है उसको मैनेज करें, वेदर वो पहले आए या लेट आए। फ्लेक्सी आवर्स है, लोग जिस दिन जरूरी वर्क है वो पहले आ जाएगा, और जिस दिन मतलब काम नहीं है वो अपने टाइम को मेंटेन करेगा। हाँ,
जो फ्लैक्सी आवर्स में एक वर्किंग आवर जरूर कंफर्म होता है कि 10 से 4 आपको ऑफिस के अंदर रहना ही होगा। जो फ्लैक्सी आवर उसको क्रॉस करके नहीं होना चाहिए। आप 8 आ जाओ लेकिन 4 तक आपको रुकना है। जो मेन वर्किंग आवर वो इम्पैक्टेड नहीं होना चाहिए फ्लैक्सी आवर से। अगर आज के टाइम में वर्क फ्रॉम होम का बड़ा कल्चर है, कंपनियां 1 दिन का वर्क फ्रॉम होम दे देती है, 2 दिन का वर्क फ्रॉम होम दे देती है, ऑप्शनल वर्क फ्रॉम होम देती है। अगर आपको दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, आप वर्क फ्रॉम होम ले लीजिए। बिकॉज ओवरऑल वर्क फ्रॉम होम कंपनी के बिजनेस को इम्पैक्ट नहीं करती है, बिकॉज ओवरऑल लोग उतना भी काम करके दे ही देते हैं, आने जाने का टाइम बच जाता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसको कंपनी को करानी चाहिए। अब रिटेंशन के लिए कुछ और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको मैं अभी आपको दिखाता हूं। क्या वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। यस, तो हम बात करते हैं एजुकेशन कंटिन्यूटी की। नॉर्मली मैनी बिजनेस, बहुत सारे बिजनेसेस है, डू नॉट प्रोवाइड ऑन गोइंग ट्रेनिंग एंड एजुकेशन टू देयर एम्प्लॉय। अब ऑन जो जॉब ट्रेनिंग होता है, मैंने बोला स्किल डेवलपमेंट के लिए, स्किल डेवलप करना किसी बंदे का, कोई कमी है, ठीक है, और उसको पूरा करने के लिए हम ट्रेनिंग उनको अरेंज करेंगे। और इससे क्या होता है, उनका ना जॉब के प्रति इंटरेस्ट कम होता चला जाता है। दे स्टार्ट फीलिंग अलग बिकॉज देयर इज नो इम्प्रूवमेंट इन देयर करियर। तो ऐसे बेसिक कारणों की वजह से नॉर्मली एम्प्लॉय क्या करता है, कंपनी को छोड़ देता है। बिकॉज वो समझता है जो स्किल मेरे पास पुरानी कंपनी में है वही यहाँ है, सेम काम को रिपीट काम करने में लोग कई बार बोर हो जाते हैं। नेक्स्ट बड़ा है चेंज इन जॉब प्रोफाइल। एम्प्लॉय में at many times feel unfulfillment in their current job role and seek a new challenges that align with their personality and skill development. Normally बंदा हमेशा जब इस तरह की चीजें को देखता फील करता है और उसे लगता है कि यार एक तरह का काम कर करके मैं बोर हो गया हूँ सेम कल्चर में, वो नए चैलेंज की तरफ मूव करना चाहता है। वो चाहता है कि भाई नई कंपनी के अंदर नया कंपटीशन होगा, नया डेटाबेस मैनेज करना होगा, नया कंटेंट पे काम करने का मौका मिलेगा, वहां उसका स्किल एंड पर्सनैलिटी दोनों डेवलप हो गए, जो कि करंट कंपनी इसके बारे में केयर नहीं कर रही है। तो इसको स्किल मैट्रिक्स जो बड़ा इंपॉर्टेंट, यदि हम डिसाइड नहीं करते हैं तो फिर इसका इम्पैक्ट आपको यहां देखना पड़ेगा। यदि आप चाहते नहीं है कि किसी बंदे के अंदर हम जो सेट ऑफ स्किल है वो क्या होना चाहिए, वो कमी अगर है उसको फुलफिल करना चाहिए। हम नॉर्मली नए प्रोजेक्ट के लिए नए बंदे हायर कर, जबकि हमें जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है उसका यूटिलाइज करना चाहिए, उसके एरिया ऑफ वर्क को इंक्रीज और डिक्रीज करना चाहिए एज पर द रिक्वायरमेंट। कई बार कई लोग ओवरलोडेड होते हैं, उनके वर्क को कम करिए। कई बार लोग बोर होते हैं, उसके जॉब प्रोफाइल को चेंज करिए टू सम एक्सटेंट, कुछ चीजें ऐड करिए, कुछ रिमूव करिए। अगर इस तरह के आप पैटर्न को यूज नहीं करते हैं तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिटेन द एम्प्लॉय। तो ये सब मेजर रीजन है कि एम्प्लॉय अपनी जॉब को छोड़कर चला जाता है। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट है ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। दैट मीन्स देयर इज नो क्लैरिटी ऑफ ग्रोथ, देयर करियर ग्रोथ। अब आप क्या करते हो कि साल में हार्डली तो 12 महीने लोग सर्वाइव करता है अपने इंक्रीमेंट के लिए, और बंदा ने 9 महीने तक आप उसको रिवॉर्डेड रखे। एवरी वीक महीने आपने उसे बोला हुआ एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द क्वार्टर, आप तो भाई रॉक स्टार हो, उसको सर पे चढ़ा के रखा, और लास्ट में बंदे से कोई मिस्टेक हो गया। अब आपने क्या किया, पूरे साल के रिवॉर्ड को अलग करके उस बंदे की जो नए मिस्टेक है उसको लेकर एक वैल्यूएशन बना दिया, परफॉर्मेंस वैल्यूएशन, और उसको 5% का हाइक दे दिया। आपने बोला भाई इस साल तुम्हारा तो इंक्रीमेंट नहीं होगा, तुमने बहुत बड़ा मिस्टेक किया, अगले साल हम ज्यादा करेंगे, इस साल नहीं कर पाएंगे। आपको लगता है कि वो लायबिलिटी जैसा हो गया बंदा। तो अब क्या हुआ, आप ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अगर किसी का सर्टेन नहीं है, 1 साल वेट कर रहा है बंदा 10% हाइक के लिए कि भाई 4000 बढ़ जाएगा, उसमें भी 500-700 तो पीएफ ही कट जाएगा। 3000 के लिए 1 साल जॉब करने के बाद फिर उसको वेट करना पड़ेगा अगले 3000 के लिए 1 साल। कैसे बंदा उतना वेट कर पाएगा? मीन वाइल उसे 6000 तो ऐसे मिल जाएंगे अगर कंपनी के जॉब को छोड़ देगा। तो दैट मीन्स उसका करियर पाथ डिसाइडेड नहीं है। दैट मीन्स कंपनी के अंदर एक बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है ग्रेड एंड बैंड बनाना, कि बंदे का क्या ग्रेड है, क्या बैंड के अंदर वो फॉल कर रहा है, और उसका नेक्स्ट ग्रेड क्या होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जैसे कंपनी ने, मान लो मैं कंपनी की बात करूं ओप्पो के अंदर, या मैं बात करूं कई कंपनियां हैं जहां उन्होंने एक ग्रेड एंड बैंड बना रखा है, जहां आपके फ्यूचर आपको दिखाई देगा
कंपनी ने एक चैट बना दिया कि अगर आप 4 साल तक एक कंपनी के अंदर रहते हो, कंटिन्यू हो, तो यू विल गेट द प्रमोशन। अब देखो आपका कैसे करियर ग्रोथ कैसे दिखता है। मान लो नॉर्मली अगर आप एवरेज परफॉर्म करते हो तो 8 से 10% का हाइक मिल जाता है आपको, मिल गया 10% हाइक। तो मान लो आप 50,000 पे 55,000, फिर 60,000, 2 साल में 60 पे पहुंच गए। ऐसे करते 70-80, 70-75,000 पे आप 3 साल में लगभग कुछ ना हो 65,000 पे तो 3 साल में पहुंच ही जाएंगे। तो ये चौथे साल क्या होगा, आपको 10% का हाइक मिलेगा, अब 15% या 20% का प्रमोशनल हाइक मिलेगा। उस साल आपको 25% का टोटल हाइक मिल जाएगा। तो आप जहां 65 पे होगे तो सीधे 75 से 80,000 पे चले जाओगे। 50 से 80 का आपने तय कर लिया 4 साल के अंदर। तो जब एक कंपनी पाथ बना के ग्रोथ देती है किसी एम्प्लॉय को कि भाई आपका फ्यूचर हमारे साथ ऐसे ग्रो करेगा, वो डिसाइडेड है कि आज मैं मैनेजर हूं तो अगले 4 साल में मैं सीनियर मैनेजर बनने वाला हूं, उसको ये कंफर्म है और साथ में मेरी ये हाइक होने वाली है। 1 साल नहीं भी होगा तो 5-7% का फर्क उसको ज्यादा इंपैक्ट नहीं करेगा। 4 साल बाद प्रमोशन में तो वो इस चीज को मैनेज कर ही लेगा। अगर वो जॉब चेंज करता 20% का हाइक मिलता भी है एक बार, तो फिर दोबारा जॉब के लिए 40% पहुंच भी गया, लेकिन उसका जो सीवी है वो काफी वीक हो गया बार बार जॉब चेंज करने। तो अगर आप एक सर्टेन प्लान बनाकर रखते हैं बंदो एम्प्लॉय के लिए, एक ग्रेड एंड लेबल की सेटिंग करके रखते हैं, उनको कंफर्म करते हैं इतने समय तक आप जॉब करेंगे तो आपका इतना इंक्रीमेंट होने वाला है, व्हाई पीपल विल लीव द जॉब। तो इंपॉर्टेंट है कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज वो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिकॉग्निशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन सब चीजों के लिए उसका ग्रेड अपग्रेड करिए, बैंड अपडेट करिए। इससे क्या होगा, बंदे जो जिस कैटेगरी में वो कन्वेंस ले रहा था उससे ज्यादा कन्वेंस टायर 1 होटल में 2,000 का था, उसका चेंज हो जाएगा ग्रेड एंड बैंड, तो अब उसको क्या बोला 4,000 रुपया आप अलाउ कर दोगे, बंदा आराम से एसी रूम में रह पाएगा। तो इससे उसका मतलब सेल्फ सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा, उसके कन्वेंस के चीजें बढ़ जाएंगी अगर मूवेबल एम्प्लॉय है, सेल्स वाले एम्प्लॉय है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है डिसाइड करना कंपनी में, दैट इज ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज डिसाइड करना बड़ा जरूरी है यदि इफ यू वांट टू रिटेन द एम्प्लॉय। लैक ऑफ रिकॉग्निशन, मैंने आपको बताया लैक ऑफ रिकॉग्निशन मतलब अगर रिकॉग्निशन है ही नहीं, भाई काम कर रहे हो अच्छा कर रहे हो अच्छा कोई रिकॉग्निशन मतलब एक रिवॉर्ड। सर्टिफिकेट में आपको कितना पैसा लगता है, 20 रुपए में सर्टिफिकेट प्रिंट हो जाए तो 50 में प्रिंट हो जाएंगे आपकी कंपनी का। 50 रुपीज का बनाइए, आप मंथली वैल्यूएशन करिए, हर एक क्वार्टर में एक बंदे को जो टीम का एक डिपार्टमेंट का एक बंदा जो 3 महीने तक अच्छा काम करा उसको एक सर्टिफिकेट दीजिए, ब्लॉकस्टर ऑफ द क्वार्टर, मंथली दे दीजिए एम्प्लॉय ऑफ द मंथ। अब क्या हुआ, उसके बंदे को क्या हुआ ना, उसका सीवी साउंड हुआ, वो कहीं भी जाएगा भाई बंदा सर्टिफिकेट लेके आ रहा है, एप्रिसिएशन लेके आ रहा है, तो वो बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट करेगा। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लैक ऑफ रिकॉग्निशन की अभाव है कंपनी के अंदर, आप काम भी कर रहे हो आपको रिकॉग्नाइज किया ही नहीं जा रहा है, शुरू में हो रहा है बहुत अच्छा, बाद में बोल रहा है कि भाई कहाँ आपने काम क्या करा। ऐसा अगर इन्वायरमेंट के अंदर आप बच्चे को काम या एम्प्लॉय को काम कराना चाहते तो फिर आप सस्टेन लंबे समय से एम्प्लॉय को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, एट्रिशन बहुत ज्यादा होगा और कहीं ना कहीं बैड एम्प्लॉय कंपनी के ऊपर ही, कंपनी के ग्रोथ पे ही देखने को मिलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पुअर आपको मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट का भी पुअरनेस है इन टर्म्स ऑफ डिसीजन टेकिंग, मल्टीपल थिंग है, तो फिर आपको बहुत ज्यादा बैडली इंपैक्ट पड़ता है कंपनी के ऊपर। एवरीवन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ऑन देयर करियर कम अक्रॉस द मैनेजर who they don't get along with। नॉर्मली आप गौर करिए होता क्या है कि भाई आपके मैनेजमेंट ने बैडली पुअर मैनेजमेंट कर रखा है कि भाई वहां फीडबैक प्रोसेस सही नहीं है, ट्रांसपेरेंसी सही नहीं है। एक बंदे को मैनेजर जिसको बहुत फेवर कर रहा है, बंदे को प्रमोट कर रहा है, हर एक बंदे को बराबर वो नहीं मिल रहा है। कोई बंदा है सेम प्रोफाइल पे 6 लाख के पैकेज पे, दूसरा बंदा सेम प्रोफाइल पे 3 लाख के पैकेज पे, बहुत डिविएशन है बहुत ज्यादा। बिहेवियर वाला मैनेज करना, लोगों को मैनेज करने का जो मेथड बैडली है, लोग गाली देकर बात करते हैं, सेम प्रोफाइल के बंदे को तरह डिफरेंट ट्रीट किया जाता है। तो ऐसे रेशियोज इंप्लॉय के बहुत ऊपर नीचे है जो आप इसको देख रहे हैं, विमेन एम्पावरमेंट को फुल फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको कमजोर बनाती कंपनी के कल्चर को। नेक्स्ट हमारा है अनकम्पिटिटिव कंपनसेशन। अगर आप कॉम्पिटिटिव, पिछले पॉइंट में भी था, अगर आप कॉम्पिटिटिव कंपनसेशन किसी को पे नहीं करते हैं तो ये टर्नओवर का सबसे मेजर रीजन होगा। कॉम्पिटिटिव सैलरी पे करना बहुत ही जरूरी है ताकि आप बंदे को रिटेन कर सको।
चलिए ईशा, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी नाउ। नो सर, कोई क्वेश्चन तो नहीं है ऐसा। यस ममता एंड प्रियंका, इट इज ऑल अबाउट लीव थैंक यू इनकैशमेंट, सर, अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं है। एट्रिशन कैलकुलेशन, इस सबको आप ध्यान रखो बिकॉज इंटरव्यू का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जब भी आप एचआर ऑडिट के अंदर जाते हो, इन डेटा मैनेजमेंट में इन चीजों का नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है ऑडिट को कंप्लीट करने के लिए। हेलो एवरीवन, कैसा लगा आपको ये वीडियो, ये पूरा सेशन जो था, उसके बारे में फीडबैक जरूर डालें। आपको कहाँ आपको कमी लगी, क्या लगा, क्या और बताना चाहिए था, कौन सा टॉपिक है जो आपको लगता है कि मुझे कवर करना चाहिए, जिससे आपको जहां आपको लैकिंग लग रहा है। मैं तो ही आपको कंपनसेशन बेनिफिट के ऊपर भी सेशन लेने वाला हूँ। तो आपको अगर लगता है कोई भी एरिया जहाँ वीकनेस रह गई है और हमें उसको करना चाहिए, तो प्लीज आप करें। और अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करिए चैनल को, और इसे शेयर करिए अपने उन दोस्तों के साथ जिनके साथ ओवरऑल मैं कोशिश करता हूँ यहाँ आप एचआर के सारे कंटेंट का फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो देख सकते हैं, और जिस अपने सारे अपने लेवल को डेवलप कर सकते हैं। सैलरी एक्सेल पे कैसे बनेगा उसका वीडियो डाला हुआ है, आप देखिए, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा सैलरी कैसे बनाएंगे हम एक्सेल पे, सैलरी स्ट्रक्चर का कैसे डिजाइन करेंगे, उसका प्रॉपर वीडियोस बना हुआ है, आपको देखिए। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।